भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज यहां पे एक बात करने जा रहा हूं, एक ऐसे अध्याय की, एक ऐसे वाक्य की, एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में बेरोजगारी नहीं देखी। और बेरोजगारी से मेरा मतलब है सिर्फ नौकरी या उससे कंसर्न नहीं है, राजनीतिक बेरोजगारी। राजनीति में अक्सर जो लोग राजनीति में रहते हैं वो कभी सत्ता में होते हैं, कभी सत्ता से बाहर होते हैं, कभी किसी पद पे होते हैं, कभी नहीं भी होते। तो जिस टाइम वो नहीं होते उस टाइम वो राजनीतिक बेरोजगारी के शिकार होते हैं। लेकिन मैं आज एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा करने जा रहा हूं जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अपनी, सबसे पहले तो अपनी काबिलियत से ज्यादा नाम कमाया, और बेरोजगारी तो दूर दूर तक राजनीतिक लेवल पे कभी देखी ही नहीं। इनका ऐसा एक नैरेटिव सेट करके पूरे विश्व को दिखाया गया कि इनसे बढ़िया तो है ही कोई नहीं। अब आप सोच रहे होंगे भाई मैं ऐसी ऐसी बात कर रहा हूं तो शायद मैं गांधी नेहरू फैमिली की बात करने जा रहा हूं। जी नहीं साथियों, आज मैं गांधी नेहरू फैमिली की बात नहीं करने जा रहा। इनसे अलग भी कुछ व्यक्ति थे, कुछ इनके बहुत खास, इनके सगों से भी ऊपर, जिन्होंने इनके साथ लग के अपनी दुकानदारी बड़ी ईमानदारी से पूरी जिंदगी चलाई और कहें अब तक चलाते आ रहे हैं। मैं साथियों बात कर रहा हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री का कार्यकाल उनका कैसा रहा ये आपने भी देखा, मैंने भी देखा, और बहुत अच्छे से हमें पता है कि भाई कितने घोटाले उस टाइम पे हुए। लेकिन इनकी छवि ऐसी बनाई गई भाई ये ईमानदार, कि भाई ये ईमानदार हैं, घोटाले होते हैं तो क्या हो गया। अब साथियों, एक दल का नेता अगर अपने दल पे काबू नहीं कर सकता तो उसका नेता होने का क्या फायदा। पहली बात, नीचे चोर बैठे हैं, ऊपर एक ईमानदार है, भाई वो कहता है मैं ईमानदार हूं। ये इसके पीछे क्या लॉजिक है क्या नहीं, मेरे तो आज तक समझ नहीं आया। भाई चोरों का नेता चोर ही कहेगा, चाहे उसकी जेब में रुपया गया चाहे ना गया। मेरा ऐसा मानना है, आपका क्या मानना आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। इनकी जो छवि है वो बनाई गई कि भाई इनसे बड़ा अर्थशास्त्री आज तक विश्व में पैदा ही नहीं हुआ। ऐसे अर्थशास्त्री भारत को मिल गए जिन्होंने भारत की इकोनॉमी का पता नहीं क्या से क्या कर दिया, और भारत तो लूट जाता, पिट जाता, बर्बाद हो जाता अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं होते। और वास्तव में क्या था वो मैं आपको एक एक करके इंसिडेंट बताता हूं, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वास्तव में जो चीजें मैं बता रहा हूं अगर उससे इनका आकलन करते हैं तो इन्होंने आबाद किया या बर्बाद किया। साथियों थोड़ा सा पहले जाके देखते हैं, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब विश्व से अगर हम कंपेयर करें, विश्व में अगर कोई आदमी $1 कमा रहा था तो हमारे भारत में उस टाइम 18 सेंट कमाता था, अगर डॉलर की तुलना में उनकी करेंसी में देखें। 1960 तक ये घटता चले गया, धीरे धीरे कम हो गया। उसके बाद 1960 से लेके 2014 तक साथियों विश्व में अगर 18 सेंट थे, $1 था, तो हमारे यहाँ पे $6 सेंट से भी नीचे वो दर चली गई थी। आप आइडिया लगा लीजिए। और ये तब की बात कर रहा हूं जब हमारे जो भारत की इकोनॉमी थी वो सबसे बड़े अर्थशास्त्री के हाथ में थी। ये तब की बात कर रहा हूं, कैसे मैं डिटेल अभी आगे वीडियो में बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। 2015 में 14 की सरकार बदलने के बाद 2015 में पहली बार हम उस लेवल पे खड़े हुए जब हम आजादी के टाइम पे थे, 18 सेंट पे, कि विश्व में अगर कोई $1 कमाता तो हम 18 सेंट कमा रहे थे। ये हम तब खड़े हुए आगे 2015 में। और ये आज के टाइम में क्या नैरेटिव बता रहे हैं कि भाई 14 के बाद भट्टा बैठ गया, उससे पहले तो हम बहुत आबाद थे। अब हम इनकी जो एक करियर ग्राफ है उसके ऊपर नजर डालते हैं कि कैसे इन्होंने एक पॉलिसी पे ऐसा काम किया, उस पॉलिसी पे काम करके ये देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे 10 साल बैठे रहे। और वो क्या पॉलिसी थी वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बड़ी सिंपल सी पॉलिसी है, सियाने कहते हैं एक चुप 100 सुख। समझ रहे हो कि एक चुप 100 सुख, बस कुछ भी होता रहे, अपनी दुकानदारी बढ़िया चलनी चाहिए, आपा चुप है। अपने नीचे चोर बस रहे हैं, चोर आबाद हो रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, देश बर्बाद हो रहा है, आपा चुप है, क्योंकि आपा तो अपनी नौकरी देखनी, आपा किसी और से देखना क्या है। ऐसी
जो एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आज। हम बात शुरू करेंगे 1960 के बाद की। 1966 से लगा लो आप 1969 की बात करते हैं। 1969 में इनका जो एक कह लीजिए राजनीतिक सफ़र स्टार्ट होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड में इनको जो है एडवाइज़र के तौर पे नियुक्त किया जाता है। बस उसके बाद से इन्होंने पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं। एक के बाद एक लोग तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। ये लिफ्ट से भी, या कहें उससे भी ऊपर अगर कुछ और होता ना, वो जो बुर्ज खलीफा वाली लिफ्ट है जो 1 मिनट में 150 फ्लोर चढ़ा देती है, वो वाली लिफ्ट से इन्होंने स्पीड पकड़ी और ये चढ़ते चले गए। 1972 आते आते इनको फाइनेंस सेक्रेटरी जो उस टाइम भारत के थे, उनका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर लगा दिया जाता, क्योंकि इनसे बड़ा अर्थशास्त्री तो हमारे पास था ही नहीं। ना इनसे पहले था, ना इनसे बाद होगा, ऐसा एक नैरेटिव बना रखा था। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर लग जाते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। 72 से 76 के बीच में एक दौर ऐसा आता है जब हम सबको पता है 74 में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, 28% के आसपास पहुंच जाती है। आज अगर 6-7% भी होती है ना तो हाहाकार मच जाता है। 75 में इमरजेंसी लागू होती है, हम सबको पता है। 74 में अपने मनमोहन सिंह जी एक स्कीम लेके आते हैं, कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम, CDS। साथियों, इसको बहुत गौर से सुनना कि अगर ऐसी कोई स्कीम आज के टाइम में आ जाए तो देश में क्या कुछ ना हो जाए। ये एक स्कीम लेके आते हैं कि भाई जो व्यक्ति, सरकारी आदमी, जो जितनी भी अपनी तनख्वाह ले रहा है उसके हिसाब से परसेंटेज फिक्स कर देते हैं। मैं परसेंटेज की डिटेल में नहीं जाऊंगा, परसेंटेज फिक्स कर देते हैं। भाई लाख रुपए कमा रहा तो इतने परसेंट, 2 कमा रहा है इतने परसेंट, ऐसे करके सैलरी बेस्ड के अपना आपको जमा कराने पड़ेंगे बैंक में, कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम। और 2 साल तक आप उस पैसे को हाथ नहीं लगा सकते, निकाल नहीं सकते। आपका चाहे घर गिर जाए, जल जाए, कुछ भी हो जाए, आप वो आपका पैसा है ही नहीं, वो देश को दे दिया आपने। 2 साल के बाद भी आपको वो पैसा सामान्य ब्याज दर पे, कोई एडिशनल ब्याज नहीं, कुछ नहीं, सामान्य ब्याज दर पे लग के 5 किस्तों में वापस मिलेगा। अब तानाशाही किसको कहते हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं जी? आज के टाइम में अगर ऐसा हो जाए तो हम जो ये लुटियन दिल्ली जो ग्रुप है, लिबरल लगा लो सारा, ये कहाँ तक ना पहुंच जाए। अभी तो अमेरिका ब्रिटेन जाके गलत बोलते हैं, तो चांद तक जाके भी इनका बस चले, वहां भी बकवास करके आए। तो ऐसी एक स्कीम लेके आए। अब उस स्कीम का इनको अवार्ड भी मिलना था। भाई अर्थशास्त्री ने इतनी बढ़िया स्कीम दी, भारत के खजाने भर गए, जो देश की व्यवस्था है वो सुधर गई। एक्चुअल में व्यवस्था देश की नहीं सुधर रही थी, व्यवस्था सुधर रही थी 2 व्यक्तियों की, एक कांग्रेस पार्टी की, दूसरी इनकी खुद की। इनकी दुकान भाई बढ़िया चल रही थी। कभी छोटा खोखा लगाया, खोखे से बूथ लगाया, बूथ से अब ये शोरूम में जाने की तैयारी थे, शोरूम के बाद मॉल भी बनाएंगे, वो भी। 1974 की ये CDS की स्कीम लाने के बाद इनको जो प्राइज मिलता है वो है कि भाई 76 में ये बन जाते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। चलो भाई, यहां तक का सफर पूरा इनका होगा। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे जाके 1980-82 में, लगभग मान के चले 82 में ये बन जाते हैं गवर्नर ऑफ RBI। मतलब कोई भी पोस्ट इंडिया में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड ऐसी शायद ही कोई बची हो जिसपे ये विराजमान ना हुए हों। समझ रहे हो बात को आप? और ऐसा कैसे हो सकता है ये भी आपको पता, मैंने पहले ही बता दिया, 1 चुप 100 सुख। जैसा कोई मालिक कही जाए वैसा बंदा करी जाए, उससे बड़ी आदमी ही कौन है। पूरी जिंदगी इन्होंने नेहरूवादी सोच को बढ़ाया, लाइसेंस सिस्टम को बढ़ाया, और उसके जो नुकसान थे वो भी झेलते चले गए। जो देश ने उसके नुकसान झेले उसको भी इन्होंने अर्थशास्त्री रहते हुए कभी क्वेश्चन नहीं करा, हमेशा उसका साथ दिया। अब ये बन गए, तो 90 आते आते ये बन जाते हैं एडवाइजर टू PM, इकोनॉमिक एडवाइजर टू PM। चंद्रशेखर जी के ये एडवाइजर बन जाते हैं। फाइनेंस का सारा देख रेख जो है PM की इकोनॉमिक एडवाइजर बन के यही देखते हैं। 1991 में एक ऐसा माहौल इंडिया में बनाया जाता है, भाई इंडिया के पास 15 दिन का ही पैसा बचा हुआ, बाकी में था भी यही फॉरेन एक्सचेंज 15 दिन का बचा था, डिफॉल्ट होने वाला था। लेकिन उसमें जो सारा इल्जाम है वो किस पे गिर देते हैं? चंद्रशेखर जी पे। चंद्रशेखर जी को तो मैच थोड़े टाइम हुआ था बने हुए, उससे पहले जो मेन जिम्मेवार थे उनका किसी का नाम नहीं लेते, और उस सारे प्रकरण में ऊपर के बदलते रहते हैं चेहरे। आप देखेंगे नेहरू जी आए, इंदिरा जी आई, राजीव जी आई, उसके बीच में नरसिम्हा राव, मतलब
सारे जो जो भी बीच बीच में आए सबको चेहरे बदलते चले गए। नीचे एक व्यक्ति जिसकी जिम्मेवारी सर्वाधिक रही पूरे इस 30-40 साल में कह लीजिए, वो थे हमारे दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऐसा माहौल, ऐसा नैरेटिव सिर्फ एक परिवार को खुश करके इन्होंने अपनी दुकान कभी नहीं बंद होने दी और अपनी वाहवाही अब तक लूट रहे हैं। 1991 में IMF बीच में आ गई। IMF से हमें लोन चाहिए था। लोन कितना चाहिए था? $7 बिलियन का। ओनली $7 बिलियन। साथियों, आज का हमारा 600 बिलियन से ऊपर का तो फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज रिजर्व्ड है। $7 बिलियन का हमें लोन चाहिए था। अब वो जब भी IMF कोई लोन देता है तो IMF क्या करता है? अपनी कुछ शर्तें रखता है। इस मामले में भी IMF ने अपनी शर्तें रखी। तो दिखाया ऐसा गया कि भाई मनमोहन सिंह जी ने ऐसी क्रांतिकारी 1991 में फैसले लिए जिससे कि भारत पे जो 15 दिन का बचा था, भारत डिफॉल्ट होने से बच गया और भारत की अर्थव्यवस्था शूट कर गई। भारत में सब बढ़िया होता चला गया। वास्तव में साथियों, उस टाइम क्या हुआ था? IMF की शर्तों पे आंख बंद करके साइन करके आए थे ये लोग। उस टाइम एक कार्टून भी बड़ा पॉपुलर हुआ था जब PV नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी एक बैंक IMF से, और पीछे एक बंदा सिगार ले खड़ा है, ये अपना पैसा लेके आ रहे हैं और एक बात जो इनकी IMF ने मरोड़ रखी है। ऐसा एक कार्टून भी बना था। आप ये देखो कि जो व्यक्ति पूरी जिंदगी नेहरूवादी एक सोच का, जिसने प्रोपेगेंडा चलाया हो, लाइसेंस सिस्टम को बढ़ाया हो, वो एकदम उसका इतना जो है उसको मन चेंज हो जाता है कि वो सारा ग्लोबल मार्केट के लिए अपना सब कुछ खोल देता है। सोचने वाली बात है। जो मेजर चेंज 1991 में आए, जब ये लाइसेंस सिस्टम वगैरह खत्म हुआ, तो ये इनके इच्छा से खत्म नहीं हुआ था, ये खत्म हुआ था IMF की शर्तों से। अदरवाइज लोन नहीं मिलना था। लेकिन देश को ऐसा दिखाया गया कि नहीं, मनमोहन सिंह थे तो देश बच गया। साथियों, ये देश जो है ये ना कभी खत्म हो सकता है और ना किसी एक व्यक्ति के बचाने से बच सकता है। इस देश को ना इसकी जन्म की कोई तिथि है। अगर कोई आदमी ये कह दे ना कि भाई भारतवर्ष कब पैदा हुआ था, कब बना था, पाकिस्तान का तो सबको पता भाई 14 तारीख को बना था 1947 में। लेकिन भारतवर्ष एक ऐसा देश है, इसकी जन्म की कोई तारीख नहीं और इसका अंत कभी नहीं है। ऐसा एक हमारा देश है जिसको सो कॉल्ड ऐसा नैरेटिव बना के दिखाया गया कि भाई मनमोहन सिंह ने बचा लिया, नहीं तो खत्म हो गया था। भारत कभी खत्म नहीं हो सकता साथियों। हमारा बहुत बड़ा और बहुत गौरवशाली इतिहास है। हमारी संस्कृति बहुत मजबूत है। हमारे पास एक ऐसी धरोहर है। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो ये करने के बाद चंद्रशेखर जी चले गए, नरसिम्हा राव जी आ गए। इन्होंने अपने लिए नई नौकरी का जुगाड़ भी कर लिया। ये UGC के चेयरमैन बन जाते हैं और उसके बाद इनका सफ़र ऐसे ही चलता रहता है। इस 1991 प्रकरण के बाद इनको जो इनाम मिलता है वो क्या मिलता है, वो हम सब ने देखा कि कैसे 10 साल प्रधानमंत्री रहते हैं और प्रधानमंत्री काल इनका कैसा रहता है, वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं। या फिर मैं कहूँ कि उस पूरे विषय पे अलग से टॉपिक पे एक वीडियो ही बनाना पड़ेगा, एक वीडियो का, उस पर तो सीरीज़ बनानी पड़ेगी, तब भी वो कवर हो जाए तो बहुत अच्छी, मतलब बड़ी बात है। तो अब ये मैंने आपके सामने तथ्य रखे हैं, फैक्ट्स रखे हैं कि कैसे एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी एक ही महकमे में बीत गई और उस महकमे का क्या हाल हुआ हमने सबने देखा। और जब वो व्यक्ति वहां से हटा तब उस महकमे ने कैसे रिवाइव करना शुरू करा। अब कमेंट बॉक्स में साथियों जिम्मेवारी आपकी बनती है कि आप अपना व्यू जरूर बताएं कि भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो नैरेटिव पूरी जिंदगी चलाया वो सही था, गलत था, मैं गलत हूं या मेरी रिसर्च गलत है, जो भी है, या आपका इस पॉइंट पे क्या कहना है। ये तो साथियों तभी पता चलेगा जब आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करेंगे। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। और जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।